आप सभी को साइंस क्यू फोर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम क्लास 10th चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पार्ट 4 देखेंगे। अच्छा, इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? द अकरेंस ऑफ मेटल्स। अकरेंस ऑफ मेटल्स, उसमें से उसका जो अकरेंस का स्टेप है, जैसे स्टेप 1 में हम पढ़ेंगे इनरिचमेंट ऑफ ओर्स, स्टेप 2 में पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, या फिर स्टेप 3 में हम लोग पढ़ेंगे रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे कि अकरेंस ऑफ मेटल्स। मेटल्स आखिर कैसे प्राप्त होते हैं? अकरेंस ऑफ मेटल्स, उससे पहले हम जानेंगे कि मिनरल्स होते क्या हैं। तो मिनरल्स द एलिमेंट्स or compound which occur naturally in the earth crust are called मिनरल्स। अच्छा, जितना भी मेटल्स या कंपाउंड जो नेचुरली प्राप्त होता हो अर्थ क्रस्ट में, उसी को हम बोल रहे हैं मिनरल्स। मिनरल्स, अच्छा, मिनरल्स में दो चीज होते हैं। कौन? एक ओर्स होता है, दूसरा गैंग होता है। अब ये ओर्स और ये गैंग, ये है क्या? तो ओर्स किसको बोलेंगे? तो minerals that contain very high percentage of particular metals and the metals can be profitable extracted from it. Such minerals are called ores. अच्छा, एक मिनरल्स है और उस मिनरल्स में ज्यादा परसेंटेज है जिस पार्टिकुलर मेटल्स का, और वो ज्यादा जब परसेंटेज होगा तो वो प्रॉफिटेबल भी होगा। और उसको अलग करने में उस मेटल से, और उस प्रकार के मेटल ही को ही हम क्या बोल रहे हैं? ओर्स बोल रहे हैं। अच्छा, अब गैंग क्या चीज है? Gang ores are usually contaminated with large amount of impurities such as soil, sand are called gang। अच्छा, जो हम मेटल्स निकाल रहे हैं उस मेटल्स में बहुत सारे इम्प्योरिटीज भी होते हैं, और उसी इम्प्योरिटीज को हम एक क्या बोल रहे हैं? गैंग बोल रहे हैं। इसको हम समझते हैं एक क्लास के थ्रू। एक क्लास में जब हम बात करें, जो ये हुआ हमारा, ये जो ज्यादा अमाउंट है इसको हम क्या चीज बोले थे? ओर्स बोले थे। और जो कम अमाउंट है इसी को इम्प्योरिटीज बोल रहे हैं। इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज बोल रहे हैं। और ये जो इम्प्योरिटीज है, इसी इम्प्योरिटीज को हम क्या चीज बोले थे? गैंग। क्या चीज बोले थे? गैंग। तो इसी इम्प्योरिटीज को हम बोल रहे हैं गैंग। तो हम ये समझे कि ये हमारा एक, माने कि ये मिनरल्स है, और ये हमारा क्या चाहिए? मिनरल्स है, और ये मिनरल्स हैं। तो इसमें अगर हम बात करें गैंग क्या चीज होगा, तो जो कम अमाउंट में है, और जिसको हम इम्प्योरिटीज बोल रहे हैं। और ओर्स किसको बोलेंगे? जो ज्यादा परसेंटेज में। और जब ये ज्यादा परसेंटेज में है तो ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल भी होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट से। अब क्वेश्चन उठता है कि इसको, जब ये गैंग है और ओर्स है, तो इसको अलग कैसे करेंगे? तो इसके लिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे कि मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या होता है? तो जो अभी हम देखें कि ओर्स को देखें, ओर्स में बहुत सारे इम्प्योरिटीज भी था। तो मेटलर्जी वो प्रोसेस है कि जो ओर्स से हम मेटल को प्राप्त करें, ऑब्टेन करें। जैसे इट इज द स्टेप वाइज प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग मेटल्स फ्रॉम इट्स ओर्स। जो ओर्स है उस ओर्स से मेटल को निकालना, वो मेटल को प्राप्त करना एक स्टेप वाइज प्रोसेस से, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? मेटलर्जी। मेटलर्जी में हम 3 स्टेप का बात करते हैं। कितना स्टेप का? 3 स्टेप का बात करते हैं। उसमें से जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो इनरिचमेंट ऑफ ओर्स है, सेकेंड है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, थर्ड है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। अब क्वेश्चन उठता है कि जो हमारा ये इनरिचमेंट ऑफ ओर्स है, ये क्या है? ये कौन सा स्टेप है? तो इसको हम इसी स्लाइड पे देखेंगे। इनरिचमेंट ऑफ ओर्स, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग गैंग फ्रॉम ओर्स। ओर्स से हम गैंग हटा रहे हैं। इसका मतलब ये हमारा ओर्स था, ये गैंग था। तो हम ये गैंग को रिमूव कर रहे हैं। किस से? ओर्स से। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? इसी प्रोसेस को हम बोल रहे हैं इनरिचमेंट ऑफ ओर्स। जैसे अब इसको करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड है, मेथड और टेक्निक है। जैसे
हाइड्रो हाइड्रोलिक वॉशिंग हो गया, मैग्नेटिक सेपरेशन हो गया, या फिर फ्रोथ फ्लोटेशन हो गया, या फिर केमिकल सेपरेशन जिसको हम लोग लेसिंग बोलते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक या फिर मेथड है, इसको हमको नहीं पढ़ना है, इसको याद करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे कि जो हमारा दूसरा प्रोसेस था, फर्स्ट वाला तो हम देख लिए, फर्स्ट ये हम देख लिए। अब हम दूसरा स्टेप 2 देखेंगे जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ये क्या चीज है? तो ऑब्टेनिंग मेटल्स लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज। अब रिएक्टिविटी सीरीज कौन क्या चीज है? तो हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। रिएक्टिविटी सीरीज एक ऐसा सीरीज है जिसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर पे मेटल्स को उसके रिएक्टिविटी, उसके रिएक्टेंट, उसके रिएक्ट करने की क्षमता के आधार पर उसको सजाया गया है। जैसे जो सबसे ऊपर है वो मोस्ट रिएक्टिव है, जो मिडिल में वो मिडिल रिएक्टिव है, और जो नीचे है वो सबसे लिस्ट रिएक्टिव है। तो यहाँ पे बात हम कर रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में कि लो जो मेटल्स है उसको हम कैसे ऑब्टेन करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे। जो हमारा लो में आ गया जैसे कि सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, इसको हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव। और ये जो लो नीचे जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे लो है वो मतलब वेरी अनरिएक्टिव है, बहुत ही कम रिएक्टिव है, बहुत ही कम रिएक्टिव है। द ऑक्साइड The oxide of these metals can be reduced to metals by heating alone। अच्छा, जो हमको ये मिलेगा जैसे जितना भी जो लो रिएक्टिव मेटल्स हैं वो नेचुरली तो जैसे हम बात करें एच हो गया, या फिर सिल्वर हो गया, या फिर गोल्ड हो गया, ये सब जैसे कि हम एच का ही बात करें तो यहाँ पे पारा जो है ये मरकरी सल्फाइड है। तो मरकरी सल्फाइड यहाँ जब हम इसको ऑक्साइड के रूप में कन्वर्ट किए, इट मीन्स कि इसको जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिव मतलब रिएक्शन कराएं तो ये क्या बना? मरकरी ऑक्साइड बना। और जब ये मरकरी ऑक्साइड बना, अब मरकरी ऑक्साइड को फिर से हम यहाँ लाए और इसको हीट किए। क्या चीज किए? क्या बोल रहा था कि द ऑक्साइड ऑफ दीज मेटल्स कैन बी रिड्यूस बाय मेटल्स बाय हीटिंग अलोन। जब हम इसको हीट करेंगे, इसको हीट किए, अब इसको बहुत ज्यादा हीट किए, बहुत ज्यादा हीट किए, बहुत ज्यादा हीट किए। जब इसको हीट किए तो ये कन्वर्ट हो गया किस में? Hg प्लस O में, दैट इज पारा, मरकरी और ऑक्सीजन में। अब यहाँ से हमको पारा मिल गया, मरकरी मिल गया। अच्छा, अब देखेंगे कॉपर। कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फाइड। अब कॉपर को कॉपर सल्फाइड से कैसे अलग करेंगे? तो कॉपर को कॉपर सल्फाइड से कैसे अलग करेंगे देखते हैं। जैसे कॉपर सल्फाइड लिए, इसको हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएं, तब ये जान के ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ, दैट इज कॉपर ऑक्साइड। अब कॉपर ऑक्साइड को फिर से लाएंगे, इसको फिर कॉपर के साथ में रिएक्शन कराएं और इसको हीट करेंगे, बहुत ज्यादा हीट करेंगे, तब इससे कॉपर और सल्फर ऑक्साइड है ये दोनों, सल्फर ऑक्साइड है ये दोनों अलग हो जाएगा और ये गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, तब हमको कॉपर प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे कि जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। अब हम सबसे लो रिएक्टिव मेटल्स है इसके बारे में हम देख लिए, इसके बारे में देख लिए। अब जो मेटल्स मिडिल्स में आते हैं, मिडिल जैसे कि जिंक हो गया, आयरन हो गया, पीबी हो गया, ये सब जो हो गए, ये सब को कैसे हम ऑब्टेन कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। तो दीज मेटल्स यूजुअली प्रेजेंट एज सल्फाइड और कार्बोनेट्स ओर्स। सल्फाइड ओर्स और कार्बोनेट ओर्स ये दोनों के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ये दोनों के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो कौन? जो हमारा मिडिल रिएक्टिविटी सीरीज में जो मिडल्स में जो हमारा मेटल्स आते हैं वो सल्फाइड और कार्बोनेट्स के ओर्स में प्रेजेंट होते हैं नेचुरली। इट इज इजियर टू ऑब्टेन मेटल्स फ्रॉम देयर ऑक्साइड। और ये हमको इसके ऑक्साइड से प्राप्त करने में, ऑब्टेन करने में हमको इजी होता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, अब देखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम सल्फाइड। अभी हम देखेंगे सल्फाइड से, फिर हम देखेंगे कार्बोनेट से। सल्फाइड के देखते हैं। सल्फाइड में अगर देखें तो में द सल्फाइड ओर्स, जैसे जो सल्फाइड ओर्स है उसको हम रोस्टिंग के थ्रू देखेंगे कि द सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू मेटल्स ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब हम
जब हम जो सल्फाइड को लिए, जैसे जिंक सल्फाइड को लिए, इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे और इसको जिंक ऑक्साइड के में कन्वर्ट करेंगे। अब दूसरा है कल्सीनेशन। कल्सीनेशन में जो कार्बोनेट्स होते हैं उसको हम सेपरेट करते हैं। जैसे द कार्बोनेट्स ores are ores are changed into ऑक्साइड बाय हीटिंग इन absence ऑफ या फिर लिमिटेड ऑक्सीजन। अच्छा, अभी हम देखें जो सल्फाइड था उसको रोस्टिंग के थ्रू कर रहे थे और उसमें ऑक्सीजन का प्रेजेंट होना अनिवार्य था। और लेकिन कल्सीनेशन में हम कार्बोनेट्स ओर्स को हम और से मेटल्स को हम अलग कर रहे हैं, तो उसमें एयर का होना या फिर एयर का एब्सेंस होना या फिर लिमिट होना दोनों चलेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे कि जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स है उसमें ऑब्टेनिंग जो टॉप्स मेटल्स है उसको कैसे हम ऑब्टेन करेंगे, जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे टॉप्स में है। सबसे टॉप में जैसे पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम हो गया, इसको हम लोग कैसे ऑब्टेन करेंगे। दीज मेटल्स आर हाइजली रिएक्टिव। ये तो हम सब को जानते हैं कि ये जो मेटल्स है ये बहुत हाइजली मतलब बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। दीज आर नॉट रिड्यूस विद एनी रिड्यूसिंग एजेंट। कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट से इसको हम रिड्यूस्ड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव है, तो इससे ज्यादा पावरफुल कोई नहीं होगा, तो इसको रिप्लेस कोई नहीं कर सकता है। दीज मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिड्यूसिंग फ्रॉम देयर मोल्टेन स्टेट। अच्छा, ये जो मेटल्स हैं, कौन मेटल्स? जो हाइजली रिएक्टिव मेटल्स हैं, इसको अलग किया जाता है। तो कैसे अलग किया जाता है? तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन फ्रॉम देयर मोल्टेन स्टेट। उसको अगर हम मोल्टेन स्टेट में लाएं और इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन प्रोसेस का इस्तेमाल करें, तो उससे हम इसको हम अलग करेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे हमको सोडियम चाहिए और हम लोग जानते हैं कि सोडियम हमको नेचुरली सोडियम नहीं मिलता है, सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में मिलता है, और इससे फिर हमको अलग करना होता है क्या चीज? सोडियम। जैसे इसको अलग करने के लिए एक हम बीकर लिए और बीकर में हम NaCl डालें, मोल्टेन एस्टेट में डालें। जब मोल्टेन एस्टेट में डालें उसमें दो रड डालें, दो रड डालें, और ये जो दो रड है एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव। जो नेगेटिव है वो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल से, जो पॉजिटिव है वो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से। जो नेगेटिव है वो कैथोड रड और जो पॉजिटिव है वो एनोड रड। तो क्या हुआ कि जब हम इससे इलेक्ट्रिसिटी पास कराएं, तो जो हमारा मेटल था, जैसे यहाँ पे मेटल कौन है? सोडियम। सोडियम क्या हुआ कि कैथोड पे आकर वो इकट्ठा हो गया, कैथोड पे आके इकट्ठा हो गया। और जो मेरा नॉन मेटल था, दैट इज क्लोरीन। क्लोरीन क्या हुआ कि ये एनोड पे आया और गैस के रूप में बाहर निकल गया। जैसे यहाँ देखें, मेटल्स डिपॉजिट एट कैथोड। डिपॉजिट कहाँ पे जो मेटल्स था वो कहाँ पे डिपॉजिट हो गया? कैथोड के पास। और जो क्लोरीन था वो लिबरेट एट एनोड। एनोड पे लिबरेट हो गया कहाँ से? तो एनोड से। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग देखेंगे कि जो अभी हम देखे थे तीन स्टेट का बात कर रहे हैं, तीन स्टेप का हम लोग बात कर रहे थे। पहला में इनरिचमेंट ऑफ ओर्स, दूसरा में एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। अब जो थर्ड हमारा बचा वो है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स को रिफाइनिंग कैसे करेंगे? तो इसमें से रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स में से है कि इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड वाइडली यूज्ड फॉर मेटल्स रिफाइनिंग। मेटल्स को रिफाइनिंग करने के लिए जो सबसे ज्यादा यूजुअली जो मेथड है वो कौन सा है? इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। अब इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड क्या होता है ये पीछे हम जान चुके हैं, उसी तरह एकदम सेम ये भी। तो जैसे इसमें जैसे कि मेटल्स लाइक हो गया कॉपर, जिंक, टीन, निकेल, सिल्वर, गोल्ड, ये सब रिफाइनिंग के थ्रू इसको अलग किया जाता है। जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस क्या है? तो व्हेन करंट पास थ्रू इट, जब हम एक एनोड रड लिए, एक कैथोड रड, उसको नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल के बैटरी से जोड़े, तो जब इससे हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराएं, तो इम्प्योर मेटल्स डिजोल्व इनटू सॉल्यूशन। जो इम्प्योर मेटल था उस सॉल्यूशन में डिजोल्व हुआ an equivalent amount of pure metals from solution deposit at cathode। और जो impure वाटर जो impure था वो soluble हुआ सॉल्यूशन में, और उतने ही अमाउंट में जो प्योर मेटल था वो डिपॉजिट हुआ कहाँ पे? तो कैथोड पे। कहाँ पे? कैथोड पे। कैथोड पे, ये हमारा कैथोड है, यहाँ कैथोड,
तो कैथोड पे डिपॉजिट हुआ और जो डिपॉजिटेड कैथोड द insoluble impurities settled down at bottom of anode and is called anode mud। अच्छा, जो impurities था, impurities कहाँ सेटल डाउन हुआ, तो बॉटम ऑफ द एनोड, एनोड के बॉटम में यहाँ पे मान के चलो, यहाँ पे क्या चीज हुआ, तो जो इम्प्योरिटीज था वो वहां जाके सेटल डाउन हो गया और उसी जो इम्प्योरिटीज सेटल डाउन हुआ उसी को एनोड मड बोलते हैं। ये बहुत भी आई है, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड पे हमारा ये आज का जो सेशन था ये खत्म हुआ। आपको कैसे लगा बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो साइंस क्यूब फॉर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद।